तो जय जिनेन्द्र सभी से। हम चर्चा कर रहे थे 5 ज्ञान पर। हमने अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान पर चर्चा की। आज हमारी चर्चा का विषय मति ज्ञान। ठीक है, तो हमने कहा था कि ज्ञान 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। ठीक है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया आत्मा के द्वारा, बिना इंद्रियों और मन की सहायता के जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ठीक है ना। तो केवल ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान ये आत्मा के द्वारा किया गया ज्ञान है। ठीक है, बाकी 2 क्षयोक्षमिक ज्ञान है और केवल ज्ञान है वो क्षय, कर्मों के क्षय होने से जो ज्ञान होता है, ज्ञानावरणीय के क्षय से जो ज्ञान होता है वो केवल। अब हम आ जाते हैं परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान मतलब अस्पष्टतया निर्णय करने वाला ज्ञान। ठीक है, ये हो गया परोक्ष ज्ञान। इसमें इसके अंतर्गत 2 आ जाते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये मन और इंद्रियों की सहायता से होने वाला ज्ञान है। ठीक है, मन और इंद्रियां क्या है, पौद्गलिक है ना। तो जो ये क्या हो गई, पर हो गई। आत्मा क्या हो गई, निज हो गई। और इंद्रियां और मन क्या हो गया, पर हो गया। जो पौद्गलिक है वो हमारा अपना नहीं है ना। और जो आत्मा है वो हमारी अपनी है। ठीक है, तो पर की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ये इनडायरेक्ट ज्ञान है और ये क्या है, आवरण के साथ वाला ज्ञान है। हर चीज 100% स्पष्टतया नहीं होती है। कई बार आपने सुना होगा कि हर आंखों से देखी और कानों से सुनी सही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें जितना आपको सामने दिखाया जा रहा है, जो सामने प्रत्यक्ष आपको केवल दिख रहा है, उतना ही आपको ज्ञान है। अवधि ज्ञान क्योंकि आत्मा का ज्ञान है, मनः पर्यव ज्ञान क्योंकि आत्मा का ज्ञान है, इसीलिए जितना नजर आता है वो स्पष्ट नजर आता है। ठीक है ना। केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है और जो अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान है वो आंशिक ज्ञान है। लेकिन जितना है वो स्पष्ट नजर आता है, जितना आप देख रहे हैं वो जैसा है वैसा यथार्थ देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मन और इंद्रियों की सहायता से ज्ञान हो रहा है, वो परोक्ष ज्ञान है। वो स्पष्ट हो सकता है और कंप्लीटली स्पष्ट स्पष्ट जो है वो नहीं भी हो सकता। तो अस्पष्टतया निर्णय करने वाले ज्ञान को हम क्या कहते हैं, परोक्ष ज्ञान कहते हैं। उसके 2 भेद, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्योंकि चेतना है, आत्मा है और आत्मा में चेतना है, चेतना के कारण जो ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं मति ज्ञान। ठीक है, और उस मति ज्ञान की सहायता से आगे जो एडवांस्ड ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं श्रुत ज्ञान। ठीक है, यानी कि जिसमें चेतना नहीं है उसमें ना कोई मति ज्ञान हो सकता है, ना कोई श्रुत ज्ञान हो सकता है, ना कोई और ज्ञान हो सकता है। ये चेतना से संबंधित है। चेतना का उपयोग, चेतना का अर्थ ही है उपयोग का होना। और उपयोग किसका होता है, ज्ञान दर्शन, है ना, यही तो उपयोग है। तो क्योंकि चेतना है इसके कारण ज्ञान होता है। और जो बेसिक ज्ञान होता है मन और इंद्रियों की सहायता से, इंद्रियों की सहायता से, उसे हम कहते हैं मति ज्ञान। और जब इसके साथ में और अनेक चीजें जुड़ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं श्रुत ज्ञान। अब इसके अलग अलग भेद हैं जो हमारे 5 ज्ञान या तत्व दीपिका में समझाए गए हैं। तो हम उसको डिटेल में समझते हैं। तो मैं एक बार आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो पहले मैं बताती हूँ, उसके बाद आप चाहें तो बुक को भी देख सकते हैं। ठीक है ना। सो लेट्स शेयर द स्क्रीन। परोक्ष ज्ञान। ठीक है, परोक्ष ज्ञान 2 तरह का, एक हो गया मति ज्ञान और एक हो गया श्रुत ज्ञान। आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वो होगा क्या, वो होगा मति ज्ञान। ठीक है, तो अब मति ज्ञान जो है वो हम किसको कहते हैं, मति ज्ञान किसको कहते हैं हम, मति ज्ञान मननात्मक होता है। ठीक है, और श्रुत ज्ञान जो होता है वो शब्दोल्लेख पूर्वक होता है। तो मनन करने से, जैसे मतलब चेतना से ही तो मनन होता है ना। आप में चेतना है
तो मनन अपने आप ही हो गया। ठीक है, तो मति ज्ञान मननात्मक होता है और श्रुत ज्ञान शब्दोल्लेख पूर्वक होता है। सो इलैबोरेट स्टडी से जो ज्ञान होता है, और ये जो दोनों ज्ञान है ये एक साथ चलते हैं। स्टडी बहुत तरीके से हो सकती है, कोई जरूरी नहीं किताब कॉपी लेकर के ही आप स्टडी कर रहे हैं, उसको हम समझेंगे अभी। और ये दोनों क्या है, पार्टनर्स है, ये ज्ञान एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, जैसे दूध और पानी मिले हुए होते हैं वैसे ही मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो मति ज्ञान के कारण श्रुत ज्ञान होता है। पहले मति ज्ञान होगा तो श्रुत ज्ञान होगा, साथ साथ होगा, पहले बाद में नहीं, एक साथ होते हैं। ठीक है, और पार्टनर्स है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मति ज्ञान के कारण श्रुत ज्ञान होता है, लेकिन श्रुत ज्ञान के कारण मति ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है, लेकिन मति ज्ञान श्रुत पूर्वक नहीं होता। तो बेसिक ज्ञान कौन सा है? बेसिक ज्ञान है, जो जड़ ज्ञान है या जो इनिशियल ज्ञान है, वो है मति ज्ञान। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि ज्ञान और अज्ञान में फर्क क्या है। चाहे मति ज्ञान हो या मति अज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो या श्रुत अज्ञान हो, इसमें सिर्फ फर्क पड़ता है। फर्क इसका होता है कि ये ज्ञान किसके पास है, ज्ञान का स्वामी कौन है। अगर वो सम्यक्त्वी है तो वो क्या हो गया, मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी। अगर वो मिथ्यात्वी है तो वो क्या हो गया, मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी हो गया। ठीक है, तो मति ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, एक हो गया श्रुत निश्रित और एक हो गया अश्रुत निश्रित। श्रुत निश्रित और एक हो गया आपका अश्रुत निश्रित। ठीक है ना, तो श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित, इसकी परिभाषा यहाँ किताब में नहीं है, इसीलिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि अश्रुत निश्रित और श्रुत निश्रित में जो आगम या कोई भी और दूसरा उपदेश आप मान लीजिए, उसके सहारे के बिना, उसके आश्रय के बिना, है ना, उसके बिना जो ज्ञान होता है, सहज ज्ञान जो होता है, उसे हम श्रुत निश्रित ज्ञान कहते हैं। तो आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, क्योंकि बुक में नहीं है ये, तो हम लिखते हैं कि आगम। ये ना उसमें अबोध में दे रखी है। अच्छा, अब बोध में है इसकी डेफिनेशन। हाँ, ये है इसकी शास्त्राभ्यास से परिष्कृत तथा इंद्रियों ग्रहित ज्ञान का पर्यालोचन श्रुत निश्रित मति है। ठीक है, चलिए तो हम इसको थोड़ी सिंपल भाषा में लिख लेते हैं कि हाँ, आगम या अन्य किसी उपदेश का सहारा या का आश्रय लिए बिना होने वाला ज्ञान, होने वाला मति ज्ञान। ठीक है, अश्रुत निश्रित। अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। ठीक है, और श्रुत निश्रित क्या हो गया, कि वह मति ज्ञान, ठीक इसका उल्टा लिख देते हैं हम, ठीक है ना, वह मति ज्ञान जो शास्त्र के अध्ययन से शास्त्र के अध्ययन जिसके अंदर हो, शास्त्र के अध्ययन से परिष्कृत मति वाले व्यक्ति में ज्ञान की उत्पत्ति के समय, मति शास्त्र मैं समझाती हूँ अभी, है ना, के समय शास्त्र शास्त्र के सहारे के बिना, शास्त्र की पर्यालोचना के बिना उत्पन्न होता है। आप लिखिए, ठीक है,
उसे श्रुत मिश्रित मति ज्ञान ठीक है। ये लिखिए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। लिखा? चलिए, तो अब क्या है मति ज्ञान? हम क्या कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली चेतना के कारण जो ज्ञान होता है, चेतना है हमारे अंदर, तो नेचुरली एक नेचुरल ज्ञान भी हमारे अंदर होता है, जिसे हम मति ज्ञान कहते हैं। अब क्या होता है कि नेचुरली भी आपने देखा होगा कि व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान होता है, एक ज्ञानी की नेचुरल मति डिफरेंट होती है, और एक ज्ञानी नहीं हो, है ना, जो जिसने शुद्ध का, जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हो, उसकी जो नेचुरल सोच होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसमें श्रुत का सहारा नहीं लिया गया है, लेकिन व्यक्ति ने अगर शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति में जब मति ज्ञान होता है, उसका एक होता मति ज्ञान ही है, वो बेसिक ज्ञान ही है, मगर उसका एक लेवल डिफरेंट हो जाता है, उसको हम कहते हैं श्रुत निश्रित मति ज्ञान। और यही अगर समझिए एक साधारण जीव, उसमें भी तो मति ज्ञान होता ही है ना, मति अज्ञान होगा, श्रुत अज्ञान होगा। एक छोटे से जीव में, एक चींटी में भी मति अज्ञान श्रुत अज्ञान होता है। ये शास्त्राभ्यास किए हुए जीव नहीं है, इनका जो मति अज्ञान या शुद्ध अज्ञान होगा, या एक मनुष्य को भी ले लीजिए जिसने शास्त्राभ्यास नहीं किया हुआ हो, या जिसने जो पढ़ा लिखा नहीं हो, या जो अनपढ़ व्यक्ति हो, किसी को भी हम कह सकते हैं, उसकी जो बेसिक बुद्धि, जो नेचुरल बुद्धि होगी, उसका एक लेवल डिफरेंट होगा। तो उसके अनुसार, हालांकि हमने इसमें यूज नहीं किया है, जो शास्त्रों में पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसका इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद में तो फिर वो कुछ और बन जाएगा, वो तो शुद्ध ज्ञान बन जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा किया हुआ हो, उसका जो मति ज्ञान होता है, उसका एक लेवल डिफरेंट होता है मति ज्ञान का, उसे हम कहते हैं श्रुत निश्रुत मति ज्ञान। और जिसने ऐसा नहीं किया हुआ हो, साधारण व्यक्ति हो, जिसने श्रुत नहीं हो, है ना, जिसमें शास्त्रों आदि का अध्ययन नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, उसकी जो मति होती है, ऑर्डिनरी मति, सामान्य मति जो होती है, वो भी बहुत ऑर्डिनरी होती है, उसे हम कहते हैं अश्रुत निश्रुत मति ज्ञान। अब हम एक बार, मैंने बहुत सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश की है। आगम या अन्य किसी उपदेश का आश्रय लिए बिना होने वाली वाले मति ज्ञान को अश्रुत अश्रुत निश्रुत मति ज्ञान कहते हैं। आश्रय का मतलब है आपके अंदर पहले से है ना, उतनी नॉलेज है आपके अंदर, बस। बाकी हम उसको नहीं गिन रहे हैं, उस श्रुत को नहीं गिन रहे हैं, सिर्फ आप में वो नॉलेज है, दैट्स ऑल। तो वह मति ज्ञान जो शास्त्र के अध्ययन से परिष्कृत मति वाले व्यक्ति में ज्ञान की उत्पत्ति के समय शास्त्र की पर्यालोचना के बिना उत्पन्न होता है, उसे श्रुत निश्रुत मति ज्ञान कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा है और है उसकी पर्यालोचना आप कर रहे, वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो ऑलरेडी है, तो वो थोड़ा परिष्कृत मति ज्ञान है आपका, है ना, उसको हम कहते हैं श्रुत निश्रुत मति ज्ञान। ठीक है, बाकी आप अवबोध वाली डेफिनेशन देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं कि जो मति ज्ञान है, इस मति ज्ञान के दो प्रकार। तो ये रहा हमारा मति ज्ञान, ठीक है। तो इस मति ज्ञान के दो प्रकार हैं, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित, ठीक है, जो हमने अभी अभी जाना। श्रुत निश्रित और, पहले अश्रुत निश्रित लिख देती हूँ। अश्रुत निश्रित और
श्रुत निश्रित मति ज्ञान। ठीक है, यहाँ भी पहले अ कर देते हैं और फिर श्रुत कर देते हैं। ठीक है, तो अश्रुत निश्रित और श्रुत निश्रित मति ज्ञान। अब जो अश्रुत निश्रित मति ज्ञान है, इसके 4 भेद हैं। ठीक है, एक है औत्पत्तिकी, फिर दूसरा है वैनयिकी, तीसरा है कार्मिकी और चौथा है पारिणामिकी। ठीक है, अब ये औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी जो मति ज्ञान है, इनका मतलब क्या है? इसमें तत्व दीपिका के अनुसार अदृष्ट, अश्रुत और अनालोचित विषय को तत्काल यथार्थ रूप से ग्रहण करने वाली बुद्धि, है ना? आपने अपने साथ भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार व्यक्ति आपको कुछ पूछता है, आपको उसके विषय में पहले से कोई नॉलेज वगैरह नहीं होती है, लेकिन आप जैसे जैसे वो पूछ रहा है वैसे वैसे आपके अंदर वो क्वेश्चन जैसे जैसे जा रहा है। एक मिनट, किसी का अनम्यूट हो गया। अंजू जी, आपका अनम्यूट हो गया था। ओके, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर उसका जवाब आता है। कितनी बार हम राय देते हैं ना, सामने वाला कुछ बात कर रहा है और हम अपनी राय देनी शुरू कर देते हैं, जबकि हमने उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया, हो सकता है उसके बारे में बहुत अधिक नॉलेज भी नहीं हो। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको इतनी उनकी, आप कह सकते हो कि उनकी इतने जो पुण्य उदय में होते हैं या कर्म क्षीण रहते हैं, पुण्याई उदय में होती है कि आप उनसे किसी भी विषय में बात करो, उनके पास उसके ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, या बताने के लिए या राय देने के लिए बहुत कुछ होता है। वो साथ साथ समझ जाते हैं कहाँ क्या जा रहा है। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसे कहते हैं औत्पत्तिकी बुद्धि। राजस्थानी में इसे उत्पातिया बुद्धि के नाम से जाना जाता है, औत्पत्तिकी बुद्धि को। कहते हैं कि भिकणजी स्वामी में ऐसी ही उत्पातिया बुद्धि थी कि कोई भी चीज कहा जाता, पूछा जाता, तुरंत उनके पास उसके लिए उसका जवाब तैयार रहता। कोई नई चीज भी आप पूछ लो तो भी उसके ऊपर वो अपने विचार रख सकते थे। इतने तीक्ष्ण बुद्धि और इतने हाजिर जवाब और इतने क्विक थिंकर और इतनी जल्दी उनके अंदर जो है वो, इस प्रकार, क्योंकि पुण्य प्रबल था उनका, है ना, जो ज्ञानावरणी का इतना बढ़िया क्षय था, उनके अक्षोक्षम था उनका। तो ये औत्पत्ति की, अगर आपने सुना होगा ना, एक वो आता है स्वामी भीकन जीरो नाम ढाल नहीं आती है, उसमें एक लाइन है, उत्पात्य उत्पातिया बुद्धि। प्रतिभारी भारी खट्टे नावा, स्वामी भीकन जीरो नाम आठू याम ध्यावा। तो ये जो उत्पातिया बुद्धि है ना, ये भीकन जी स्वामी ने कहते हैं कि हुआ करती थी। तो जिस चीज के, जिस विषय के बारे में आपने ना कभी सुना है, ना उसे देखा है, ना जाना है, ना उसके ऊपर कभी चिंतन किया है, ऐसा विषय भी जब आपके सामने आता है तो आपके ज्ञानावरण्य का इतना सुंदर क्षयोक्षम रहता है, पुण्य इतने उदय रहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों में ये उत्पातिया या औत्पत्तिकी बुद्धि होती है, जिसके कारण वो जो है उस विषय को भी समझ करके और समझाने योग्य हो जाते हैं। ये हो गई उत्पातिया बुद्धि या उत्पत्तिकी ते- बुद्धि। तेरापंथ प्रबोध में भी है ना, प्रतिभा उत्पात या पाई आकार। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं वैनयिकी बुद्धि। ठीक है, वैनयिकी आता है विनय शब्द से। तो जब आप बड़ों या गुरुजनों से, गुरु कोई भी हो सकता है ना, तो गुरुजनों से जब आप सीखते हैं, विनय से सीखते हैं। हमेशा कहते हैं ना कि विद्या जो है वो विनयेन शोभते, विद्या विनयेन शोभते। जिसमें विद्या है ना, उसमें विनय होगा, तभी वो विद्या ठहर सकती है, या वो विद्या सम्यक्त्वी विद्या हो सकती है। और दूसरा, जो सीखने वाला है, उसमें जब तक सिखाने वाले के प्रति विनय नहीं होगा, है ना, तब तक उसके अंदर वो विद्या आएगी कैसे? ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो बहस करते हैं या हर समय जिसे कहते हैं ना कि नहीं ऐसा क्यों नहीं, तो उसमें क्या है, विनय की कमी हो जाती है। तो पहले आप विनय पूर्वक सुने, समझें, उसके बाद आप में अगर कोई प्रश्न आता है तो आप पूछें, तब आपके अंदर विद्या आती है। लेकिन शुरू से ही अगर आप हटी हैं और आप, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, आप में समझने की या जानने की इच्छा ही नहीं है। ये इच्छा कब होती है? ये विनय के साथ आती है।
तो हमें सबसे पहले सुनने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर, उसके बाद हम प्रश्न कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं विनय। तो गुरुजनों से या जो सिखाते हैं उनके प्रति विनय से जो उत्पन्न बुद्धि होती है उसे हम कहते हैं वैनयिकी बुद्धि। आज के समय में मैक्सिमम क्या होता है, आप किसी को भी कुछ भी समझाने के लिए जाते हैं, सबसे पहले वो तर्क वितर्क करने को तैयार रहता है व्यक्ति, है ना। तो आप तर्क वितर्क करिए, अवश्य करिए, लेकिन ये तर्क वितर्क होना चाहिए कब, जब जो समझा रहा है आपको, आपने पूरे विनय के साथ उसकी बात को सुना, समझा, जाना, उसके बाद जब आपके मन में प्रश्न आते हैं तब आप पूछते हैं। उस समय वो क्या है, जिज्ञासा बन जाती है। और शुरू से ही आप करते हैं तो वो तर्क वितर्क ही नहीं, कुतर्क भी हो सकते हैं। ऐसे इस स्थिति में या विनय के अभाव में क्या होता है, वैनयिकी बुद्धि को प्राप्त करने से व्यक्ति वंचित रह जाता है। तो गुरुजनों से या सिखाने वाले के विनय, उसके विनय को, उसका विनय रखने से उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि है उसे कहते हैं वैनयिकी बुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट हो गया कार्मिकी बुद्धि, प्रैक्टिस। आपने सुना होगा, अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो आप अभ्यास कर करके, प्रैक्टिस कर करके, जैसे गणित, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितनी बार सम्स को करते हो, जितने ज्यादा सम्स को करते हैं उतने ज्यादा आपके सवालों को हल करते हैं, उतनी ज्यादा आपकी गणित स्ट्रांग होती चली जाती है ना। तो अभ्यास के साथ साथ जो बुद्धि आती है, अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो रोटी बनाना नहीं जानता, उसको अगर आप पहली बार रोटी बनाने दे देंगे तो न जाने कैसे कैसे नक्शे वो बना देगा। लेकिन एक गृहिणी जो होती है, जो रोज रोटी बनाने का काम करती है, वो रोटी बेलते बेलते दूसरी ओर सब्जी भी देख लेती है और दो काम भी कर लेती है, किसी से बात भी कर लेती है, कुछ और समझा भी देती है, लेकिन उसके बावजूद वो रोटी इतनी गोल बनती है कि मानो आपने उसको कंपास से लेकर के बनाई। ये कैसे आया? पहले दिन तो उसकी रोटी भी बहुत अच्छी नहीं बनी होगी। ये अभ्यास के साथ आता है। तो किसी भी प्रकार की विद्या जो होती है या बुद्धि जो होती है, वो अभ्यास के साथ साथ क्या होता है, आपके अंदर पुख्ता होती चली जाती है। तो इसमें कर्म का बहुत बड़ा संयोग है ना, कि आप बार बार जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं कार्मिकी बुद्धि, जो अभ्यास के साथ उत्पन्न होने वाली बुद्धि। और चौथी है पारिणामिकी, पारिणामिकी बुद्धि। ठीक है। तो पारिणामिकी बुद्धि क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहते हैं ना लोग, हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, हमने जीवन को जिया है, बहुत सी चीजें देखी है, अब समझ में आया है, इस पर विश्वास करो, इस पर ना करो, ऐसा करो, वैसा ना करो। बड़े बुजुर्ग कितना आपको ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा अनुभव भी छुपा हुआ होता है। और आप देखेंगे ये चारों बुद्धियां अलग अलग हैं और एक तरह से सब जुड़ी हुई भी है ना। दूसरों के जो बुजुर्ग या बड़े या ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनके एक्सपीरियंस को, उनके अनुभवों को भी हम यूज करके और अपनी बुद्धि में सुपर फास्ट हो सकते हैं, स्पीडी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी विनय की आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है, और आपके अपने कर्मों का क्षयोक्षम भी होना चाहिए। तो जहाँ ये चार जो मति ज्ञान की, ये चार बुद्धियों के रूप में हमने इन्हें, बुद्धि वर्ड में लिख देती हूँ, ठीक है ना, इन्हें समझाया गया है, वहीं ये चारों आपस में कनेक्टेड भी हैं, आपस में इनका संबंध है, रिलेटेड भी है। ठीक है। तो औत्पत्ति की बुद्धि, उसके बाद वैनयिकी बुद्धि, गुरुजनों या बड़ों या समझाने वाले के प्रति विनय से उत्पन्न होने वाली बुद्धि। कार्मिकी बुद्धि ये है प्रैक्टिस के साथ में जो बुद्धि आप में आती है, वो कार्मिकी बुद्धि। और पारिणामिकी बुद्धि ये हो गया एक्सपीरियंस के साथ में आने वाली बुद्धि। ठीक है। तो ये चार प्रकार की ये औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी, चार प्रकार के अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। ठीक है। इसमें से कुछ यदि आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। क्लियर है मैम? क्लियर हो गया, इतनी तरह से समझ में आ गया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। जी जी जी, मुझे ये समझ में नहीं आया। हेलो, हाँ हाँ फरमाइए। एक बार फिर से बताइए ना।
कौन सा बताऊं? श्रुत निश्चित, श्रुत निश्चित। देखिए ऐसा होता है उसको कि सरल शब्दों में, मतलब सरल शब्दों में। बिल्कुल सरल शब्दों में समझाती हूँ, ठीक है। कि देखिए दो प्रकार के जीव हैं, मानिए हम दो प्रकार के मनुष्यों को ले लेते हैं, ठीक है। एक मनुष्य बहुत ही साधारण मनुष्य है, एक साधारण किसी समझिए बहुत ही ऑर्डिनरी किसी सर्वेंट का बच्चा या कोई काम करने वाले मजदूर का बच्चा या कोई सड़क पे रहने वाले भिखारी का बच्चा, जिसको कभी कोई पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं रहा। मैं यहाँ पर बहुत नेचुरली नॉर्मली सिखा रही हूँ, ठीक है। हाँ और जी, हाँ। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा, आज समझ लीजिए एक आईएएस ऑफिसर है, वो बन गया। तो कितनी पढ़ाई लिखाई करके, है ना, कितना तरह का श्रुत उसने अध्ययन किया और उसके बाद में जा करके और वो एक ऑफिसर बना, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई ओके। के बाद में। अब हाँ। दोनों ही व्यक्ति में मति ज्ञान है, ठीक है। मति अज्ञान मान लीजिए, मति ज्ञान मान लीजिए, जो भी आपको मानना है। वो तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की दृष्टिकोण से हमने ज्ञान अज्ञान को अलग कर दिया, ठीक है। अब सामान्य जो बुद्धि आती है, सामान्य बुद्धि, वो दोनों में है। दोनों में ही सामान्य बुद्धि होती है ना। जैसे कि हाँ। सामान्य बुद्धि फॉर एग्जाम्पल, आप मानिए कि सामने से मोदी जी आ रहे हैं, मानिए, ठीक है ना। तो हाँ। एक बहुत बड़े फिगर है मोदी जी, एक छोटा सा भिखारी भी जानता होगा नरेंद्र मोदी कौन है, और एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जानता है कौन है। जब वो मोदी जी सामने आते हैं तो ये व्यक्ति भी पहचान जाता है ये मोदी जी अपने ज्ञान के द्वारा, और वो व्यक्ति भी पहचान जाता है ये मोदी जी है अपने ज्ञान के द्वारा। तो सामान्य ज्ञान के द्वारा, मति ज्ञान या उस बुद्धि के द्वारा, दोनों के पास ये क्षमता है पहचानने की कि ये मोदी जी हैं, ठीक है। मैं एक बहुत सुपरफिशियल एग्जाम्पल दे रही हूँ हाँ। आपको, हाँ। हाँ, बहुत नहीं, अच्छे से बता रहे हैं, थैंक यू। ठीक है, बहुत हाँ। सुपरफिशियल एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन उन दोनों व्यक्तियों में क्या फर्क है कि एक अनपढ़ है और एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। दोनों को ही पता चल गया ये मोदी जी है, लेकिन इस व्यक्ति की मति और उस व्यक्ति की मति की के लेवल में बहुत बड़ा फर्क है। वो मोदी जी हैं, ये आते ही सामान्य बुद्धि भी उसकी बहुत हाई क्लास सामान्य बुद्धि है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा एजुकेशन छुपा हुआ है सामान्य ही बुद्धि। हमने उस एजुकेशन का इस्तेमाल नहीं किया, है ना। उसके लिए क्या एजुकेशन का इस्तेमाल करने की जरूरत है कि ये मोदी जी हैं सामने। लेकिन उसकी जो मति ज्ञान है वो है एक अलग लेवल का। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है ना। और ये एक हाँ। अनएजुकेटेड पर्सन है, उसका एक बहुत ऑर्डिनरी लेवल का जो है वो मति ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे श्रुत का सहारा नहीं, हालांकि लिया नहीं है हमने श्रुत का सहारा, यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी। वो बेसिक ज्ञान है, इसके बाद जुड़ेगा अगर स्पेशल कुछ तो वो श्रुत ज्ञान बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा। जिसके पीछे श्रुत है, जिसके पीछे श्रुत ज्ञान का ऑलरेडी, मति ज्ञान तो हर समय है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक बार श्रुत आ गया तो मति ज्ञान लुप्त हो गया, तो मति ज्ञान तो कंटिन्यूअस है। तो ऐसे व्यक्ति का मति ज्ञान जिसके पास बहुत सारा श्रुत भी है, उसका मति ज्ञान श्रुत निश्रित मति ज्ञान है। और ऐसे व्यक्ति का मति ज्ञान जिसके पास ऑर्डिनरी लेवल का श्रुत है बहुत, उसका हो गया अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। अच्छा। श्रुत भी दोनों में ही है, लेकिन हाई लेवल का या पढ़ा लिखा होने वाला जो श्रुत ज्ञान रिलेटेड है साथ में, ऐसा मति ज्ञान जो है वो श्रुत निश्रित है। और जिसके साथ में बैकअप नहीं है एजुकेशन का, वो हो गया श्रुत निश्रित मति ज्ञान। थैंक यू सो हालांकि है मच। दोनों ही सामान्य, ठीक है हाँ। ना, हाँ। हाँ। थैंक यू राइट, सो मच। हाँ। ठीक है, ओके। संस्कृति जी, जी जी जी, सूत्र आपने बताया, सूत्र निश्चित ज्ञान में हाँ शास्त्र का आलोचन नहीं है, लेकिन जो एजुकेशन है उसके बैक में वो तो हाँ। हो ही गया ना शास्त्र का ज्ञान। मुझे ना आपकी आवाज प्रॉपरली आई नहीं, आप फिर से बताइए। अभी कुछ आ रही है आवाज? डिस्ट्रैक्शन है, कुछ डिस्टर्बेंस है, कोई गाड़ी वाड़ी की आवाज आ रही है पीछे। हाँ, और किसी यहाँ पे आ रही है गाड़ी की एक आवाज? मिनट रुकिए, मैं बाकी सब, एक मिनट। आप कौन फरमा रहे हैं? संतोष पांड्या। अच्छा, ठीक है ठीक है। निशा जी एक बार आप म्यूट कर लीजिए, शायद इसीलिए नहीं आवाज आ रही है, दो लोग कह रहे हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, जैसे आपने कहा श्रुत निश्चित ज्ञान में कोई शास्त्र का ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं एक एजुकेटेड पर्सन और एक सामान्य पर्सन जब किसी व्यक्ति को देखता है तो दोनों के ज्ञान में फर्क है, तो उसकी नहीं, बात वो नहीं है। देखिए एक चीज होती है ना, हर एक, जैसे हम एक ही ज्ञान में सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी,
तो उनमें फर्क तो कुछ भी नहीं है ना। जैसे एक सम्यक्त्वी व्यक्ति है, वो भी जानता है कि ये काले रंग की कुर्सी है, एक मिथ्यात्वी व्यक्ति भी जानता है ये काले रंग की कुर्सी है। आप समझ गए? लेकिन एक को हमने ज्ञान और एक को हमने अज्ञान कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि उसका जो स्वामी है वो सम्यक दृष्टि है या वो मिथ्या दृष्टि है, उस ज्ञान में डिफरेंस नहीं था। आप समझ गए? उस ज्ञान के लिए हमने कोई सम्यक्त्व या मिथ्यात्व का सहारा नहीं लिया, लेकिन उसका जो उपयोग होगा ना उसमें फर्क आ जाएगा। आप समझ गए इस बात को? सिमिलरली जिस व्यक्ति में श्रुत है उसका मति ज्ञान, और जिस व्यक्ति में साधारण श्रुत है उसका मति ज्ञान। देखिए श्रुत तो सब में ही है, ऐसा नहीं है कि श्रुत ज्ञान है नहीं, वो श्रुत अज्ञान के रूप में हो या ज्ञान के रूप में हो, श्रुत तो है ही। लेकिन जिसमें एक शास्त्रों के अभ्यास से जो श्रुत ऑलरेडी जिसमें है, ऐसे व्यक्ति का मति ज्ञान श्रुत निश्चित मति ज्ञान कहलाता है। और जिसमें शास्त्रों आदि का अभ्यास नहीं है, ऐसे व्यक्ति का, जिसमें साधारण श्रुत है, ऐसे व्यक्ति का जो मति ज्ञान है वो अश्रुत निश्चित मति ज्ञान कहलाता है। दैट इज ऑल। ओके, थैंक यू। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आगे जा करके उसका जब उपयोग होता है उस मति ज्ञान का, तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। आप हमेशा देखिए एक एजुकेटेड व्यक्ति के ये सारी चीजें ना क्या है पता है, इनका विश्लेषण कैसे है उपयोग की अपेक्षा से। उस वक्त सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना? लेकिन आगे जाकर उपयोग में फर्क आ जाएगा। इसीलिए हमने इस समय बेसिक समय में बता दिया ये श्रुत निश्रित है, ये अश्रुत निश्रित है। उसका इस्तेमाल हमने नहीं किया है श्रुत का वहां पर, राइट? बट ये एक श्रुत निश्रित यानी जिसने शास्त्रों आदि का अध्ययन किया है, ऐसे व्यक्ति का मति ज्ञान, और जिसके पास साधारण श्रुत है, ऐसे व्यक्ति का मति ज्ञान। ये अश्रुत निश्रित, वो श्रुत निश्रित मति ज्ञान। ठीक है? ओके, थैंक यू। जी मैडम, हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या जो श्रुत से निश्चित है वो श्रुत निश्चित है, और जिसमें श्रुत का आश्रय ही नहीं है वो अश्रुत निश्चित श्रुत है? का है ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये अश्रुत निश्चित। कंटिन्यूअस। अश्रुत निश्चित क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है ना कि मति ज्ञान आया, मति ज्ञान की सहायता से श्रुत ज्ञान आया और उसके बाद मति ज्ञान विलुप्त हो गया। ये तो मति श्रुत मति श्रुत मति श्रुत कंटिन्यूअस चल रहा है ना, ये तो है ना? तो हो नहीं सकता ना कि भाई इस मति से पहले भी श्रुत था, ठीक है? लेकिन किस लेवल का श्रुत है? वो साधारण श्रुत है या एक शास्त्रों आदि के अध्ययन किए हुए व्यक्ति का श्रुत है ना? पीछे वो है मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। आपस में वो नहीं किया हमने कि भाई, और वैसे भी मति जो है वो श्रुत आधारित होता भी नहीं है। श्रुत जो है वो मति आधारित होता है, लेकिन मति श्रुत आधारित होता भी नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति का श्रुत उत्कृष्ट हो, ऐसे व्यक्ति के मति ज्ञान को हम श्रुत निश्रित कहते हैं। ठीक है? और ठीक ऐसा है सर, धन्यवाद। ऋण वो अश्रुत निश्रित हो गए। ठीक है? चलिए, तो अब आ गया हमारा श्रुत निश्रित। जिस वन को मैडम एक बार पर्यालोचन का अर्थ बताएंगे? हाँ, पर्यालोचन कहाँ पर आया हुआ है शब्द? पर्यालोचन के बिना उत्पन्न होता है, उसे श्रुत निश्चित मति ज्ञान कहते हैं। शास्त्र की पर्यालोचना के बिना उत्पन्न होता है, मतलब हम उसको यूज नहीं कर रहे। हमने कह तो दिया कि भाई जो देखिए मैं इसको आपको है ना ऐसे समझाती हूँ। जैसे हमने कह दिया ना कि भाई दो प्रकार के व्यक्ति है, एक जिसमें अध्ययन है ना, शास्त्रों आदि का अभ्यास है, अध्ययन है, और एक जिसमें नहीं है। इसका जो मति ज्ञान है ये हो गया श्रुत निश्रित, इसका जो मति ज्ञान है ये हो गया अश्रुत निश्रित। ठीक है? लेकिन दोनों ही केस में हम इसका यूज नहीं ले रहे हैं, इसकी पर्यालोचना हम नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर मीमांसा करके इसको समझ के या इसका यूटिलाइजेशन करके फिर नहीं आया है। ये मति ज्ञान तो मति ज्ञान है, लेकिन ये किसका है? जो श्रुत निश्रित वाला है या अश्रुत निश्रित वाला है? ये व्यक्ति के ऊपर, जैसे ज्ञान और अज्ञान दोनों सेम है, लेकिन स्वामी की अपेक्षा से अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जिस व्यक्ति के पीछे श्रुत का हाई क्लास बैकग्राउंड हो और जिस व्यक्ति के पीछे श्रुत का हाई क्लास बैकग्राउंड नहीं हो, उसकी अपेक्षा थे। लेकिन इसके अंदर हम शास्त्र की पर्यालोचना नहीं कर रहे हैं, उसको हम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं इस मति ज्ञान के लिए। केवल उस व्यक्ति में है और नहीं है,
उसकी अपेक्षा से एक बैकग्राउंड है या नहीं है, उसकी अपेक्षा से हमने श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित बोल दिया है। ठीक है, जैसे आप इस तरह से समझिए कि कोई भी जीव है, हम क्या कहते हैं, ये है ज्ञान और ये है दर्शन। ठीक है, ज्ञान यानी नॉलेज, दर्शन यानी व्हाटएवर। अब हम इस ज्ञान की जब बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि भाई जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं उनका नाम है आरती जी, आरती पुगलिया जी। ठीक है, अब यही चीज जो है ये एक सम्यक्त्वी को भी समझ में आ गई, मिथ्यात्वी को भी समझ में आ गई। बात तो वही है ना कि आरती पुगलिया जी बहुत ध्यान से जो है वो बात को सुन रही हैं, राइट। अब क्या होता है कि कोई सम्यक्त्वी व्यक्ति में जो नॉलेज है उसको वो किस रूप में उपयोग में लेगा, वो अपने सम्यक्त्व के अनुसार उसकी धारा को मोड़ देगा, उस ज्ञान की धारा, है ना, उसे उपयोग में लेगा। और जो मिथ्यात्वी व्यक्ति है वो उसी प्रकार से उसको उपयोग में लेगा। इसीलिए वहां उपयोग के नीचे ये हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, ज्ञान और अज्ञान। नॉलेज तो सेम ही थी ना, नॉलेज तो अलग नहीं थी ना, एक ही बात थी जो दोनों को बताई गई, है ना। सच बोलना सही है, झूठ बोलना गलत। एक सिंपल सी बात है ये, आप किसी सम्यक्त्वी को बताइए, मिथ्यात्वी को बताइए, दोनों को बराबर बात समझ में आती है। जैसे एक है कि नहीं? वैज्ञानिक है, उसने एटम बम बना दिया और एक ने उसको दूसरा यूज कर लिया भले के लिए, तो ज्ञान तो बिल्कुल, दोनों को साथ। बिल्कुल, तो किसी ने जो है वो समाज की भलाई कर दी और किसी ने जो है वो असामाजिक तत्व है वो समाज की बुराई भी कर देते हैं, खराबी कर देते हैं। तो उपयोग एक अलग चीज है, यहाँ पर हमने उपयोग नहीं किया है। ये जो शास्त्रों का जो अध्ययन या ज्ञान किसी श्रुत वाले व्यक्ति में है, उसका उपयोग नहीं किया है हमने उस मति के लिए, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड रहा है, इसीलिए हम उस प्रकार के मति को श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते थे। ठीक है ना? ठीक है मैडम, मतलब ये हुआ कि श्रुत निश्चित मिलके वो विकासशील है और अश्रुत निश्चित कम विकसित है। हाँ हाँ, हम ये इज कह इट राइट, इज इट राइट मैम? इट इज, वी कैन से दैट एक जो है उसके अंदर पीछे जो है वो आगम या शास्त्रों के अध्ययन का बैकग्राउंड है, होना और चाहिए, एक जो है उसमें नहीं, बस। नहीं है। और बाकी बस। जो मति ज्ञान है उसके लिए हमने उस अध्ययन का सहारा नहीं लिया, राइट। जी जी मैम, बैकग्राउंड है, सिर्फ बैकग्राउंड, राइट। जी थैंक यू मैम। जी, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं श्रुत निश्रित मति ज्ञान। ठीक है, अब ये जो श्रुत निश्रित मति ज्ञान है इसके भी जो है वो चार भेद हैं। पहला है अवग्रह, फिर दूसरा है ईहा, तीसरा है अवाय, और चौथा है धारणा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं अवग्रह में। ठीक है, तो इसके दो भेद हैं, एक है व्यंजनावग्रह और एक है अर्थावग्रह। ठीक है, तो व्यंजनावग्रह क्या है कि आप समझिए कोई भी पदार्थ है ना, उसके साथ हमारे इंद्रियों का संयोग होता है। मानिए आंखें बंद है, लेकिन उसके बाद में आपने किसी एक पतीले को टच किया तो आपको पता चला इसमें कोई गर्म वस्तु रखी है। ये आपको स्पर्शन इंद्रिय से इसका ज्ञान हुआ आपको कि ये गर्म है। तो उसके जब आपकी इंद्रियों का उस पदार्थ के साथ संयोग होता है तो क्या होता है कि आपको किसी भी चीज का एक अव्यक्त बोध होता है, साधारण बोध होता है, जिसे हम व्यंजनावग्रह कहते हैं। और थोड़ा सा और अधिक व्यक्त बोध होता है तो उसे हम कहते हैं अर्थावग्रह। ठीक है, अब देखिए इसमें डिफरेंस होता है। जैसे समझिए एक पतीला है, ठीक है? इस पतीले के अंदर मानिए गर्म दूध रखा है, ये गर्म दूध रखा है। अब आपने इसको टच किया तो आपको पता चला अरे ये गर्म या ठंडे में से कुछ एकदम मिनिमम आपको पता चला एकदम, तो उसे हम कहते हैं व्यंजनावग्रह। और फिर आपको पता चल गया कि अच्छा ये दूध गर्म है, ये हो गया अर्थावग्रह। थोड़ा सा और अधिक
आप मानिए बोध हुआ आपको। अब क्या है, श्रुत भी घुस गया साथ में, आपका इंटेलिजेंस घुस गया अंदर कि अरे इसका तो टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, अगर इसमें उंगली डाली या बच्चे को पीने को दे दिया तो उसका मुंह जल सकता है, इतना गर्म नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा ठंडा करके देना चाहिए। अब यहाँ पर आपकी सारी नॉलेज घुस गई है ना। एक छोटे बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा, छूने के बाद भी उसके अंदर हाथ डाल देगा। क्यों? क्योंकि उसके मति के पीछे श्रुत नहीं था ना, उसने अध्ययन नहीं किया हुआ, उसे पता नहीं इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर हाथ डाला तो मेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन जिसके पास श्रुत है उसके पास क्या है, आगे बहुत सारे विचार आएंगे कि नहीं अरे इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका ठीक है, ये अब बच्चे को ग्लास में डाल के दिया जा सकता है, ये सारा श्रुत हो गया। ठीक है ना। तो अब ये श्रुत था या नहीं था, इसके अनुसार जो है जिसके पास वो बुद्धि है सामान्य, वो क्या है, श्रुत निश्रित या अश्रुत निश्रित हो जाती है। तो बिल्कुल बेसिक हल्का सा जो एक उसे ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं व्यंजनावग्रह, और थोड़ा सा उससे अधिक हो गया अर्थावग्रह। लेकिन इसमें विश्लेषण नहीं आया टेम्परेचर कितना हुआ होगा, ये दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, ये आपके नॉलेज के साथ आता है, वो हो गया श्रुत ज्ञान। ठीक है, मति तक सिर्फ इतना ही है कि हाँ भाई आपको पता चला ये गर्म है, दैट्स ऑल। उसके आगे उसका रेपरकशन क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये सब श्रुत के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। अब हम आ जाते हैं ईहा पर। ईहा का मतलब क्या है कि देखिए कोई भी चीज होती है ना, आज आप एक किसी चीज को मानते हैं, है ना। एक छोटा बच्चा है 3 साल 4 साल का, क्या आप उसको जा करके पूछेंगे तुम्हारी धारणा क्या है, तुम क्या मानते हो, कौन से धर्म को मानते हो, तुम्हारे विचार क्या है, तुम्हारी फिलॉसफी क्या है, आप नहीं पूछ सकते हैं उससे, है ना। यू कांट आस्क हिम। तो ये फिलॉसफी बनती कैसे, बाद में तो श्रुत आ जाता है, लेकिन होता क्या है, अंदर एक विचार आता है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ 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 यही ठीक है, राइट। और बाद में आपके अंदर ये विचारधारा एकदम स्ट्रांग हो जाती है कि हाँ यही ठीक है ना, स्ट्रांग एकदम 100% आपके अंदर बैठ जाती है वो बात। इसे हम कहते हैं ईहा, अवाय और धारणा, कि ये चीज ऐसा होना चाहिए, दूसरा ऐसा है, ओपिनियन स्ट्रांग हो जाना, और फिर वो एक धारणा बन करके आपके अंदर बैठ जाना, स्ट्रांग हो जाना, बिल्कुल ठीक है ना। यानी निर्णयात्मक ज्ञान जो होता है उसे हम, या उसकी जो अवस्थिति है वो धारणा है। अब इसके आगे उसके कारण और क्या क्या चीजें होती है नहीं होती है, विश्लेषण होता है, वो सब श्रुत के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। तो ईहा अवाय धारणा कि ऐसा होना चाहिए और फिर ऐसा है, और निर्णयात्मक ज्ञान के अंदर आपके गहरे बैठ गया कि यही है, इसे हम कहते हैं ईहा, अवाय और धारणा। वो आगे स्मृति बन जाती है फिर। हाँ, संस्कृति। वो आगे जा करके स्मृति बन जाती है, वो ठीक बात है। हाँ, जो तुमने अभी बॉइलिंग दूध, ये दूध का पतीले वाला एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल के थ्रू कैन यू एक्सप्लेन ईहा, अवाय एंड धारणा? हाँ, जैसे ईहा, अवाय एंड धारणा, सी दिस वाज वन थिंग व्हिच आई हाँ, सेड कि आगे का क्या है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दीज आर वेरी शॉर्ट स्टेजेस, या एकदम जैसे जुड़ी हुई स्टेजेस ही हैं, पर हमने या उसको भी अलग 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 कर दिया, बिकॉज इतना बारीक है ना अपने आगमों के अध्ययन को, दिस इज फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये सब कुछ हो गया, श्रुत भी हो गया, लेकिन हमने उसको अलग अलग विश्लेषित कर दिया। ठीक है। तो कैसे हुआ कि समझिए ये पतीला है, गरम है, आपने उसको टच किया, एक एकदम बेसिक जो नॉलेज आया टच करने से, वो हो गया आपका व्यंजनावग्रह, और पतीला गरम है, ये हो गया आपका अर्थावग्रह। अब क्या है, उसी को आपने ईहा, कि आपको लगता है कि भाई सामने से ये धुआं निकलता हुआ आपको दिख रहा है ना उसमें, तो आपको लगता है कि ये गर्म होना चाहिए ये दूध। ठीक है। लेकिन ठंडा भी हो सकता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा ठंडे में से भी धुआं निकलता है ना, ठंडे में से धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है, लेकिन आपके अंदर एक थॉट आता है कि ये गर्म होना चाहिए ये दूध, राइट। और उसके बाद में आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये तो गर्म ही होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर मलाई भी जमी हुई है। अचानक एक भाव आता है कि हाँ हाँ ये तो गर्म ही है, ठंडे में थोड़ी ऊपर मलाई जम जाती है, ठंड जो बर्फ की जो चीज होती है ना, तो ये गर्म है, ऊपर हल्की सी मलाई भी आ गई है, मतलब कोई भी रीजन होगा, आपको लगता है कि हाँ हाँ ये तो गर्म ही है, और फिर आपके अंदर एकदम स्ट्रांग हो जाता है ये पॉइंट कि हाँ ये गर्म दूध ही है, राइट। ये सारा जो है मति ज्ञान का है,
शुद्ध ज्ञान में क्या हो जाएगा, हम आगे का विश्लेषण करते हैं, इसका टेम्परेचर इतना है तो अब इसके साथ क्या करना चाहिए, इसको और बॉईल करने की जरूरत है या इसको और थोड़ा ठंडा करके दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आपकी नॉलेज यूज में आ रही है। मैंने जो मलाई एंड नॉट मलाई बोल दिया, ये भी नॉलेज का ही हिस्सा हो गया वैसे, पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोल दिया कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे बहुत छोटे हिस्से हैं कि आपके मन में जो ये बेसिक ज्ञान आता है ना कि ये ऐसा होना चाहिए। देखिए, इसको जो अवग्रह है इसको अलग कर दीजिए। इहा अवाय धारणा है ना, जैसे ही आप उस दूध को टच करते हो आपको लगता है अरे ये तो गर्म होना चाहिए, और आपने छू लिया उसको, अरे हाँ ये तो गर्म ही है ना, और फिर ये तो गर्म दूध ही है। ठीक है, ये आपके सारे उस जो है वो मति ज्ञान का हिस्सा है। क्योंकि विश्लेषण आप जहाँ करने लग जाते हैं कि अरे मलाई आई हुई है, ये है वो, ये वास्तव में शुद्ध ज्ञान का हिस्सा है, क्योंकि इसमें नॉलेज का इस्तेमाल हो रहा है। आप तो जहाँ नॉलेज का इस्तेमाल नहीं है, केवल बेसिक में ही आपको लगता है कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा है और ऐसा ही है, ये आपका यहाँ अवाय और धारण उसी स्टेज में ही हो रहा है, वो सारा अवग्रह स्टेज में ही होता है। ठीक है ना? थैंक यू। या मैम यहाँ पे क्या मन का भी कुछ रोल है यहाँ पे, जैसे तो मन और इंद्रियों के, देखिए हम एक्चुअली क्या, हम 5 ही इंद्रियां गिनते हैं, वास्तव में हमें 6 इंद्रियां गिननी चाहिए। वो छठी दिखती नहीं है ना अपने को, इसीलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते। 5 दिखती है, आंखों के सामने प्रत्यक्ष है वो, इजंट इट, और छठी इंद्री दिखती नहीं है, पर वास्तव में मन और इंद्रियों की सहायता से ही होता है जितना भी ज्ञान हो रहा। विदाउट मन नहीं है, मन का इन्वॉल्वमेंट है ही हर चीज में, इट इज एवरी टाइम देयर। मन मस्तिष्क का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो तो डेफिनेटली है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल निर्णय तो मन ही करेगा ना मैम, निर्णय तो मन ही करेगा। मैम जैसे मैंने ऐसे कभी पढ़ा, जैसे कहीं पे पढ़ा है कि जैसे व्यंजना वगैरह और अर्था वगैरह में, व्यंजना वगैरह में मन मतलब उस समय कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे हमें बोध नहीं हो पाता है। लेकिन जब अर्था की स्टेज आगे सारी स्टेजेस में हमारा मन भी वहाँ पे जुड़ जाता है, तो हमें वो थोड़ा थोड़ा बोध होने लगता है उस चीज का। ये तो बहुत ऐसा सही अच्छा, है मैम, ये चीज सही है। ये आपने बहुत अच्छा फरमाया कि ये पॉसिबल हो सकता है कि बिल्कुल बेसिक स्टेज है तो उस समय हो सकता है मन का जुड़ाव नहीं हुआ, और फिर थोड़ा सा और स्पष्ट ज्ञान हुआ उसमें तो मन का जुड़ाव हो गया। ये डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत बेसिक स्टेजेस ऑफ नॉलेज है। और मन का फाइनली मतलब ये देखिए तो बहुत एकदम तुरंत फटाफट सारा एक साथ हो जाता है ना, तो ये मन का तो साथ में होना नेसेसरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, और ये कितना फास्ट चलता है, आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मन और इंद्रियों का जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, कि एक कहीं पर कोई गर्म चीज है, आपका हाथ लगता है और आप हाथ हटा लेते है ना, हाथ के सामने किसी ने ताली बजाई और आपने आंख बंद कर ली, है ना। अब उतनी देर में क्या हुआ, आपके हाथ से वो सारा इम्पल्स आपके मस्तिष्क तक गया, मस्तिष्क ने या मन ने आपको ऑर्डर दिया कि हाथ हटा लो या आंख बंद कर लो, और आपने उसको बंद भी कर ली। और कितना फास्ट हुआ ये कि आपने हाथ लगाया और हटा दिया, ताली बजी और आंख बंद हो गई। इतना सुपर फास्ट सिस्टम है ये। तो हम ये जो विश्लेषण हम समझ रहे हैं ना, ये फिर ये फिर ये फिर ये इतनी सारी चीजें इतने क्षणों के क्षण में हो जाती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना छोटा। यही जैन धर्म की खासियत है कि आगमों में भगवान ने समय को और उस सूक्ष्म समय में होने वाले कार्यों को इतनी बारीकी से समझाया है। और वास्तव में आप देखेंगे तो ये अलग अलग स्टेप हम प्रैक्टिकल लाइफ में तो इसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, है ना। इतना सुपर फास्ट इसको हम कहते हैं। ये हम जब साइंस में पढ़ाते हैं इसको, तो हम बोलते हैं दिस इज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब ब्रेन तक जाती है वो बात, मन तक, मस्तिष्क तक, कि ऐसा हो रहा है, क्या करूं, वो वापस बताता है ऐसा करो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, हर एक इम्पल्स एक के बाद दूसरे से कैरी होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। हमारा जो ब्रेन है, इतनी छोटी छोटी इकाइयां होती है जिसका नाम होता है न्यूरॉन, है ना। ये एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, एक साइनाप्स से दूसरा साइनाप्स पास होते होते हमारे हाथ तक इंफॉर्मेशन आती है कि बेटा वो गर्म है, हाथ हटा लो, जल जाओगे, और हम हाथ हटा देते हैं, है ना। मेरे में भी तो ऐसा ही होता है कि वो रिस्पांस देना बंद कर देते, जाती तो है लेकिन रिस्पांस नहीं दे पाते, तो बंद कर देते हैं। उसका ये हाँ, तो कोमा स्टेजेस वगैरह जो आ जाती है ना, इसमें होता क्या है, कोमा स्टेजेस और में इंद्रियां वगैरह तो सब अपनी जगह है ही, लेकिन उसकी जो कनेक्टिविटी होती है मस्तिष्क के साथ में, मन मस्तिष्क के साथ में, वो कमजोर हो जाती है या नहीं रहती।
यही तो प्रॉब्लम होती है ना। तो हम क्योंकि इन पांचों इंद्रियों को प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, इसीलिए इनको हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन हम समझे कि छठी इंद्रिय का कॉम्बिनेशन इन सब के साथ रहता ही है ना, चाहे वो चक्षु इंद्रिय हो, घ्राण इंद्रिय हो, श्रोत्र इंद्रिय हो, और ये कनेक्टिविटी के कारण ही हमारे पास फाइनल नॉलेज पहुंच पाती है, राइट। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा ये इसको कंटिन्यू करके फिर हम श्रुत ज्ञान करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है फ्राइडे को अगर मैं कंफर्टेबल रही कुछ रही तो हम क्लास रख लेंगे, अदरवाइज अगर नहीं हो पाया तो हम फिर नेक्स्ट वीक क्लास रखेंगे। मैं डेफिनेटली मैसेज डाल दूंगी जब भी क्लास होगी, जब भी, ठीक है। एक दिन पहले डाल दीजिएगा, एक दिन पहले डाल दीजिएगा ना। हाँ हाँ, एक दिन पहले, बिल्कुल एक दिन पहले ही डाल देते हैं क्लासेस, ठीक है ना। ऋतिक जोशी, ठीक so है, much. ऋतिक जोश में। Thank you so much. थैंक यू।